Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to discuss 8th physics. चैप्टर है आपका सेकेंड चैप्टर है ये फ्रिक्शन। तो इससे पहले एक वीडियो बना रखी है उसमें हमने फ्रिक्शन को काफ़ी डिटेल में कर रखा है। तो अभी हम सिंपल स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और इसका जो पोर्शन रहता है उसको कवर करते हैं। फ्रिक्शन हमने पढ़ा था, फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन एक टाइप का अपोजिंग फोर्स है, वो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं तो उनके कांटेक्ट में आने की वजह से ये फ्रिक्शन जनरेट होता है। हमने बेसिकली इतना पढ़ा था। अभी हम बात करें ना, तो फ्रिक्शन मेनली आपका, जैसे अगर हम टाइप्स की बात करें तो बेसिकली क्या है, ये 3 टाइप से हम इसको डिनोट करते हैं। सबसे पहला है, जैसे हम बात करें स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा जो है वो है आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जो थर्ड टाइप है वो है आपका डायनेमिक भी बोलते हैं इसको, काइनेटिक भी बोला जाता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस तरीके से हम बोल रहे हैं कि ये जो आपका फ्रिक्शन है, इसके बेसिकली ये टाइप हैं आपके, स्टैटिक, लिमिटिंग और डायनेमिक। ऐसे हम इसको डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कब जनरेट होता है, लिमिटिंग कब जनरेट होता है, तो उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन कब जनरेट होगा। हमने क्या बोल दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या है, जब भी मान लिया कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब हम ऑब्जेक्ट की बजाय अगर हम बात करें, कोई भी दो सरफेस है, क्योंकि बेसिकली है क्या, ऑब्जेक्ट जो हम बोल रहे हैं उनके सरफेस ही तो कांटेक्ट में आते हैं ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, जब भी कोई भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में आए और दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हों, मतलब मूव नहीं कर रहे हों, सिंपली हम बोल सकते हैं इफ टू surfaces which are in contact and there is no relative motion, दैट मीन्स एक टाइप से क्या है, अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो दोनों सरफेसेस एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट हमने प्लेस कर दिया, जैसे कि टेबल पे हम कोई बुक रख दें, ठीक है, सिंपल, ना बुक मूव कर रही है ना टेबल मूव कर रहा है, दोनों रेस्ट पोजीशन में हैं। तो उस टाइम पे जो टेबल का सरफेस है और जो बुक का सरफेस है, दोनों में इरेगुलरिटी है। इरेगुलरिटी का मतलब है दोनों सरफेस स्मूथ बिल्कुल भी नहीं है। तो वो जो दोनों सरफेसेस की इरेगुलरिटी हैं वो आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये स्टैटिक फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन कोई भी है इंटरलॉकिंग की वजह से ही जनरेट होता है। स्टैटिक का हम बोल रहे हैं कब, इंटरलॉकिंग कब हुई है, जब दोनों सरफेसेस आपके रेस्ट पोजीशन में लाई करें। ये है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। सेकंड बात करते हैं लिमिटिंग की, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो ये स्टैटिक का थोड़ा सा आगे का पार्ट। जैसे मैं बात करूं, जो अब हम एग्जांपल ले रहे थे, जो बुक और टेबल का, उसी को वापस लेते हैं। हमने एक बुक रख दी उसी टेबल पे। पहला स्टैटिक क्या है, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, वो बिल्कुल आपके रेस्ट में हैं दोनों के दोनों। अब लिमिटिंग में क्या होगा, हमने क्या किया, सोच के देखें, हम बुक के ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा जो हमने फोर्स लगाया उससे ये तो नहीं है कि बुक चलना शुरू कर देगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके हमने थोड़ा सा फोर्स और इंक्रीज़ किया, देखा अभी भी बुक नहीं चल रही है, थोड़ा सा और, ऐसे हम इंक्रीज़ करते 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 अपना जो फोर्स है उसको बढ़ाते चले जाएंगे। फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे जाके वो जो बुक है वो मूव करना शुरू कर देगी। उस पॉइंट पे आपको रुक जाना है। मतलब क्या है, अभी देखो, एक तरीके से जो एटम्स थे टेबल के सरफेस के
और जो बुक के सरफेस के, वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे के साथ। जब हम ये फोर्स लगा रहे हैं ना बुक के ऊपर, और जब वो मतलब चलने की कगार पर है, चली नहीं है मतलब चलने वाली है, ऐसा बोल सकते हो आप, तब क्या है, उन बॉन्ड के बीच में मैक्सिमम फोर्स लगा हुआ होता है, ज़्यादा फोर्स लगता है कि अभी वो टूटेंगे, और जैसे ही वो बॉन्ड टूटेंगे वो बुक चलना शुरू कर देगी। इस तरीके से वो मूव करते हैं। ठीक है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? इट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलेंगे? इट इज द मैक्सिमम लिमिट या वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसकी डेफिनेशन जो है वो हम ये बोलेंगे व्हेन, या फिर हम सिंपल बोलें, इट इज द फ्रिक्शन, इट इज द फ्रिक्शन which acts between two surfaces when one surface is at the verge of motion over other surface। देखो बच्चे, इसमें मैंने एक वर्ड यूज किया है, ये वर्ज, ये वाला वर्ज। इस वर्ज का मतलब समझें एक बार, यही है सारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब ये वर्ज एक तरीके से लिमिटिंग फ्रिक्शन को ही डिफाइन करेगा। कैसे? वर्ज का मतलब होता है चलने, मतलब की कगार पर, आप बोल सकते हो की कगार पर। मतलब जैसे हम किसी भी टेबल के कोने पे अगर हम पेन रख दें और उसको थोड़ा थोड़ा करके स्लाइड करें, और थोड़ा पुश करें और थोड़ा पुश करें, तो एक लिमिट आ जाएगी, थोड़ा सा पुश करते ही वो नीचे गिरेगा। तो वो क्या है? एट द वर्ज ऑफ फॉलिंग। ठीक है, इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? देखो इसमें ये क्या है? इट इज़ द फ्रिक्शन विच एक्ट्स बिटवीन टू सर्फेसेस। ये वो फ्रिक्शन है दो सर्फेसेस के बीच में, जब वन सरफेस, एक सरफेस, इज एट द वर्ज ऑफ मोशन। वर्ज, एक सरफेस दूसरे सरफेस पे चलने की कगार पर हो, तब जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है ना आपका, वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या नाम बताया था हमने इसका? काइनेटिक। डायनेमिक भी बोल सकते हो, काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, ये कब है? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेसेस when there is a relative motion, when there is a relative motion। यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे या एक सरफेस दूसरे सरफेस पे मूव कर रहा हो, मोशन वहाँ पे आ गया है, तो ये जो फ्रिक्शन है इसको हम बोलते हैं काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन। अब ये जो काइनेटिक और डायनेमिक है, इसी में आपके दो टाइप होते हैं। एक हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और दूसरा हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। तो ये दो टाइप होते हैं आपके डायनेमिक फ्रिक्शन के। देखो, जब हमने बोला मोशन होगा उनके बीच में, तो ये स्लाइड और रोल जो है ना, ये आपके मोशन के टाइप हैं कि मोशन किस टाइप का होगा। जैसे अगर हम मान लिया कोई भी बुक लें, पहले उसको फ्लैट सरफेस पे करें, और वहाँ पे जैसे हम मान लिया डस्टर रख दें। डस्टर को क्या करें? अब अपनी बुक को एक एंड से, जैसे मान लिया ये ऐसे रखी है, फिर हम क्या करें? इसको
एक एंड से यूं उठा दें, एक एंड उसका एलिवेट कर दें, तो वो जो डस्टर है वो क्या करेगा, स्लाइड करेगा, यूं स्लाइड करके नीचे की तरफ जाएगा। तो मोशन आ गया इनके बीच में, एक सरफेस दूसरे सरफेस के साथ कांटेक्ट में भी है, तो इनके बीच में जो मोशन है वो स्लाइडिंग मोशन है, और दो सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट हुआ उसको हमने क्या बोल दिया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दैट मीन्स द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन बिटवीन टू सरफेसेस व्हेन वन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर अनदर, स्लाइड्स ओवर अनदर। सिंपल मैं लिख देता हूं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन when one object slides over another। तो ये जो फ्रिक्शन जनरेट होगा ये होता है स्लाइडिंग। अगर मान लिया मैं उस डस्टर की बजाय जैसे मैं मार्कर रख दूं या कोई पेन रख दूं, तो ये क्या करेगा, ये रोल करेगा। ये जो कर रहा है ना, ये रोल कर रहा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रोलिंग मोशन। ओके, स्लाइडिंग होता है ये वाला, यूं करके जाए, ये स्लाइड कर रहा है, और यूं रोल कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, जब द फ्रिक्शन व्हेन वन ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर अनदर ऑब्जेक्ट या अनदर सरफेस। तो इस तरीके से आप बोलोगे कि जब एक ऑब्जेक्ट रोल करके चल रहा है ना दूसरे सरफेस पे, तो वो जो फ्रिक्शन होगा उसको हमने बोल दिया रोलिंग फ्रिक्शन। यहां पे बच्चे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है, वाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन हम बोल देंगे उसको स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग की बजाय काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोल सकता है, वो काइनेटिक फ्रिक्शन लेस होता है स्टैटिक से। क्यों होता है वो चीज समझें एक बार। देखो, जब दो ऑब्जेक्ट, स्टैटिक की बात करें, स्टैटिक कब होता है, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में है। और स्लाइडिंग कब होगा, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर मूव कर रहा है, रोल मतलब स्लाइड कर रहा है, मोशन है वहाँ पे। तो देखें एक बार क्या होगा। जब बात करें स्टैटिक की, तो स्टैटिक में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर आराम से रखा हुआ है, तो वहाँ पे बहुत टाइम है, देयर इज एनफ टाइम फॉर इंटरलॉकिंग। यानी कि एक जो सरफेस की इरेगुलरिटी हैं वो परफेक्टली दूसरे सरफेस की इरेगुलरिटी के साथ इंटरलॉक हो जाएंगी परफेक्टली, ठीक है। तो अगर परफेक्ट इंटरलॉक है तो उसको तोड़ने में हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। दूसरी चीज, स्लाइडिंग है एक टाइप का काइनेटिक, यानी कि यहां पे मोशन है, तो इसमें क्या बोलेंगे, अगर एक सरफेस दूसरे पे मूव करेगा ना, तो उसको इंटरलॉक होने में, जो वो इरेगुलरिटी है ना, उनको इंटरलॉक होने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा, वो अच्छे से इंटरलॉक हो ही नहीं पाती, जिसकी वजह से अगर इंटरलॉकिंग अच्छी नहीं है तो वो जल्दी मूव करना शुरू कर देता है। इसी वजह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होता है ड्यू टू लेस इंटरलॉकिंग, और स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है इंटरलॉकिंग ज़्यादा होने की वजह से। इसका अगर हमें ग्राफ भी प्लॉट करें ना सिंपल, तो देखो क्या होता है। अगर हम यहाँ फ्रिक्शन की बात करें कि इस एक्सिस पे हमारा फ्रिक्शन है, ठीक है, तो यूं जाएगा, पहले इसको बोलोगे स्टैटिक, ये स्टैटिक सबसे ज़्यादा क्या है आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। फिर स्टैटिक के बाद थोड़ा डाउन करेगा यूं, और फिर आपका ये वाला। तो इस तरीके की कर्व आती है। इसमें हम क्या बोलेंगे, देखो ये जो है ना, ये नीचे वाला पोर्शन, ये जो है आपका, ये पोर्शन जो है ये है स्टैटिक, ये जो है वो क्या है, स्टैटिक। अभी हमने क्या बोला था, मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये जो पीक दिखाई दे रही है, ये जो पीक है, ये पीक क्या है, ये पीक है लिमिटिंग की, लिमिटिंग। और ये जो नीचे आ गया, अभी क्या हो गया, वो मूव करना शुरू कर रहा है, मूव कर रहा है तो मोशन आ गया,
तो ये कौन सा है आपका? काइनेटिक। काइनेटिक में आपके दोनों हो सकते हैं, स्लाइडिंग भी और रोलिंग भी, वो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन को डिफाइन करेगा। तो इस तरीके से ये कर्व हम डिफाइन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और आ जाता है इसमें, स्ट्रीमलाइनिंग पूछते हैं। हमारे पास आता है क्वेश्चन, स्ट्रीमलाइनिंग क्या होती है? वो तो टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, वो हम क्लियर कर चुके हैं। अभी एक ये अलग सा क्वेश्चन है, स्ट्रीमलाइनिंग। अभी स्ट्रीमलाइनिंग में क्या है, ये क्या होता है, एक तरीके से हम एक किसी भी ऑब्जेक्ट को एक प्रॉपर शेप देते हैं और उस शेप के बेसिस पे हम जो उसकी शेप प्रोवाइड करते हैं वो इसीलिए चेंज की जाती है ताकि जब एक सरफेस मूव कर रहा है किसी भी फ्लूइड के अंदर तो वहाँ पे मिनिमम फ्रिक्शन ऑफर हो, मिनिमम फ्रिक्शन, उस शेप को हम स्ट्रीमलाइनिंग शेप बोलते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल क्या बोलेंगे, ए शेप गिवन टू द objects, given to the object so that they offer least, सबसे कम, least opposition when या to फ्लूइड में क्या क्या आ जाएगा आपका, फ्लूइड में आ जाएगा गैसेस, एयर और लिक्विड वाटर, आप ऐसे बोल सकते हो फ्लूइड। ठीक है, ए शेप गिवन टू द ऑब्जेक्ट सो दैट दे ऑफर लीस्ट अपोजिशन टू द फ्लूइड व्हेन इट मूव्स इन फ्लूइड। जब भी वो फ्लूइड में मूव करे तो मिनिमम अपोजिशन जनरेट हो, इसको हम बोलते हैं। इसके लिए एग्जांपल है, जैसे हम सिंपल बात करें, रॉकेट आपने देखा होगा आगे से पॉइंटेड करते हैं ताकि जब वो मूव करे तो जो सामने से हवा उसके ऊपर फोर्स लगाएगी तो हवा की अपोजिशन कम हो जाए ताकि रॉकेट की स्पीड बढ़ जाए। मिसाइल आप बोल सकते हो, मिसाइल्स जो होती हैं वो, ये जो आपके एग्जांपल हैं, एरोप्लेन इस तरीके से बोल सकते हो, बोट, ये जो चीज़ें हैं ना आपकी, ये सारी स्ट्रीमलाइनिंग को शो करती हैं। ठीक है, तो स्ट्रीमलाइनिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। एक क्वेश्चन और आता है इसमें इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन होता है, जैसे हमने एक पढ़ा था ल्यूब्रिकेंट्स के बारे में, ल्यूब्रिकेंट्स। तो ल्यूब्रिकेंट्स क्या था, हमने बोला था ल्यूब्रिकेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो फ्रिक्शन को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसमें आपका था ऑयल था, ग्रीस था, बॉल बेयरिंग्स थे, इस तरीके से हमने बोला। तो जो लुब्रिकेंट्स हैं ना आपके, वो आपके सॉलिड्स भी होते हैं, वो आपके लिक्विड भी होते हैं। ठीक है, सॉलिड भी होते हैं और लिक्विड भी, जैसे ऑयल है, सेमी सॉलिड भी है, जैसे ग्रीस था सेमी सॉलिड, तो वो ग्रीस को हम सेमी सॉलिड ही मानते हैं। तो देखो, लिक्विड ऑयल आप बोल सकते हो, ये सेमी सॉलिड में आप ग्रीस या पॉलिशिंग बोल सकते हो, ये सारे आपके आते हैं इसमें। अभी सॉलिड का पूछ लेते हैं कई बार ये आपके किसी भी कंपटीशन में, तो वो क्या पूछता है कि कोई भी सॉलिड लुब्रिकेंट्स के नाम बताएं, सॉलिड लुब्रिकेंट्स के नाम। ठीक है, तो सॉलिड लुब्रिकेंट्स में हम दो चीज़ें मेनली यूज़ करते हैं। एक तो होता है ग्रेफाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कंपटीशन के। एक तो ग्रेफाइट यूज़ होता है, ये तो एसएससी में भी पूछा गया था 8th क्लास में, तो ये जैसे आपका आ ही जाता है आपके ओलंपियाड में। तो ग्रेफाइट को हम बेसिकली यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ पर्पज़ के लिए हम ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं। दूसरा एक एग्जांपल होता है इसमें, एक मोलिब्लेडम, इसको हम यूज़ करते हैं जो स्पेस व्हीकल होते हैं ना, उनके अंदर, स्पेस व्हीकल्स में हम ये वाली यूज़ करते हैं। तो ये दो हैं आपके सॉलिड लुब्रिकेंट्स, अलग सी चीज़ है, इसीलिए मैंने इनको यहाँ मेंशन कर दिया, इसको अच्छे से याद करें। ये जो हम बोल रहे हैं ना, जैसे हम लुब्रिकेंट्स को यूज़ करते हैं, तो मेन पर्पज़ क्या होता है लुब्रिकेंट्स को यूज़ करने का, कि एक तो
फ्रिक्शन को मिनिमाइज करें ताकि एनर्जी का लॉस बहुत कम हो। सिंपल सा। एक जैसे जो मशीनरी के पार्ट्स होते हैं वो उनका जैसे वो घिसना शुरू हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं वियर एंड टीयर। इसको हम क्या बोलते हैं? वियर एंड टीयर। सिंपल बात करें तो हम बोलेंगे वियर एंड टीयर। ठीक है, तो ये जो वियर एंड टीयर की प्रॉब्लम आती है ना मशीनरीज में, पार्ट्स में, वो टूट जाते हैं। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम बेसिकली लुब्रिकेंट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें एक और टर्म, ये भी एक बार कंपटीशन में पूछा गया था, इसको भी एक बार देखें, अभी याद आया। फ्रिक्शन की स्टडी और उसमें जो ये वियर एंड टियर प्रॉब्लम आती है, फ्रिक्शन की स्टडी में ये जो वियर एंड टियर प्रॉब्लम आती है ना, इसकी जो ओवरऑल स्टडी की जाती है, क्यों फ्रिक्शन की वजह से क्यों ये जनरेट होता है, इसकी स्टडी को हम बोलते हैं ट्राइबोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइबोलॉजी। ठीक है, तो द स्टडी ऑफ फ्रिक्शन एंड इट्स वियर एंड टियर प्रॉब्लम, उसको हम बोलते हैं ट्राइबोलॉजी। ठीक है, तो ये कुछ आपके बेसिक से पॉइंट थे। इससे पहली जो वीडियो है उसमें हमने सारा कवर कर रखा है, फ्रिक्शन को कम कैसे करें, ज़्यादा कैसे करें, फ्रिक्शन हमारे क्या ज़रूरत है, क्या उसके नुकसान हैं, वो सारा हम वहाँ पे कवर कर चुके हैं। तो इसको एक बार दोनों वीडियो आप अच्छे से कंप्लीट चेक करें इसको, और उसके बाद फिर अपनी चैप्टर में जाएं, एक्सरसाइज करें। ओके, तो इस वीडियो में अभी आपके लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।